मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। भारत ने इस वक्त भारत और चीन सीमा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। ये अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कही जा रही है और ये बदलाव ऐतिहासिक के साथ साथ आक्रामक भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने अपनी सैनिक शक्ति का रीओरिएंटेशन कर दिया है। यानी कि जिन सैनिकों की नजर पाकिस्तान की तरफ रहती थी, अब उन्हीं सैनिकों की नजर चीन की तरफ है। इस समय चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत ने कुल 2 लाख जवानों की तैनाती की हुई है। अहम बात यह है कि LAC पर ये पहली बार हो रहा है, यानी कि इतिहास में पहली बार भारत ने LAC पर ये कदम उठाया है, जिसमें 50,000 जवानों को अभी तैनात किया गया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स है जो बताती है कि भारत ने LAC पर जवानों की तैनाती में पिछले साल की तुलना में 40% अधिक सुरक्षा बलों को जुटा रखा है। हालांकि युद्ध ऐसे नहीं जीते जाते। युद्ध सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अमेरिका ने वियतनाम की हार से सीखा, अफगानिस्तान ने रूस की हार से सीखा, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से सीखा और चीन ने गलवान घाटी में भारत से मिली हार से सीखा है। ये वो उदाहरण है जिनसे पता चलता है कि किसी भी युद्ध में सीमा की भौगोलिक स्थितियां यानी इलाके की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि चीन अब तिब्बत के स्थानीय लोगों की सैनिक टुकड़ी बना रहा है जो भारत के खिलाफ ऊंची चोटी पर युद्ध लड़ सके। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी अपने 50,000 सैनिकों को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा चोटियों से हटाकर चीन की तरफ भेज दिया है। भारत ने एक और रणनीति बनाई है और इस रणनीति को आपको समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऊंची चोटियों पर युद्ध आसानी से नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए सैनिकों को पर स्टेज कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। पहले स्टेज में यानी कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ना एक खास कला है और किसी भी सैनिकों को सीधे ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए भारत ने अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष नीति बनाई है। इसके तहत स्टेज 1 में सैनिकों को 9 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर भेजा जाता है और यहाँ पर सैनिकों को प्रतिकूल स्थितियों में खुद को ढालने में कम से कम 6 दिन लगते हैं। यानी कि मौसम को देखने के लिए साथ ही साथ अपने आप को ढालने के लिए 6 दिन लगते हैं। यानी अगर कोई जवान यहाँ पहुंच भी गया तो वो युद्ध नहीं लड़ सकता, उसे कम से कम इनमें 6 दिन लगेंगे और इसके बाद वो युद्ध में शामिल हो पाएंगे। दूसरे स्टेज में 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को भेजा जाता है। यहाँ पर सैनिकों को मौसम और दूसरी स्थितियों के साथ खुद को डालने में 4 दिन लगते हैं। यानी कि पहले स्टेज और दूसरे स्टेज को मिला के टोटल 10 दिन सैनिकों को इसी चीज में लग जाते हैं। तीसरे स्टेज में 15,000 या उससे ज्यादा फीट की ऊंचाई पर ऐसे करने में 4 दिन का समय और लगता है और इस तरह से 14 दिन का चक्र पूरा होता है। अब भारत ने बदलाव ये किया है कि उसने पाकिस्तान की ऊंची चोटियों से अपने जवानों को LAC पर स्टेज 2 पर भेज दिया। यानी ये 15,000 जवान 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और इसमें भारत को कम से कम सिर्फ 10 दिन लगेंगे। सरल शब्दों में कहे तो जवानों को स्टेज 2 तक पहुंचने में जो 10 दिन खुद मौसम के अनुकूल ढालने में लगते थे, वो समय अब नहीं लगेगा और ये जवान पूरी तरीके से स्टेज 3 में ही तैयार हो जाएंगे। अब इन तमाम बातों से पता चलता है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन था और शायद भारत को ये पहले से समझ लेना चाहिए था, क्योंकि हमेशा से भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वर्ष 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत के शासन से आजादी मिली थी, तब देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। उस समय महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि इस विभाजन के बाद सांप्रदायिक टकराव पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और पाकिस्तान बनने से भारत की जो तकलीफें हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। पाकिस्तान के बनने के कुछ ही हफ्ते बाद जिन्ना ने भारत पर हमला कर दिया और ये हमला तब कश्मीर पर हुआ था जो अभी तक चला आ रहा है। जिन्ना द्वारा किए गए विश्वासघात ने उस समय भारत के नेताओं की ही सोच नहीं बदली, बल्कि इस घटनाक्रम ने हमेशा के लिए भारत की रक्षा नीति को भी बदल कर रख दिया और दशकों तक भारत ने अपने हथियार और तोपों का मुंह पाकिस्तान की तरफ रखा। भारत को ये लगता था कि पाकिस्तान ही भारत का दुश्मन देश है।
कहने का मतलब यह है कि सीमा पर भारत के लिए पहली चुनौती चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान नहीं थी, बल्कि भारत ने अपनी पहली चुनौती पाकिस्तान को बना लिया था। ये रक्षा नीति किसी भी दौर में नहीं बदली। 1962 में चीन और भारत के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी पहली चुनौती पाकिस्तान को ही माना और युद्ध के मोर्चे पर पहली प्राथमिकता पाकिस्तान को दी। लेकिन आजादी के 73 वर्षों बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है और अब पाकिस्तान हमारे देश के लिए पहली चुनौती नहीं, बल्कि चीन हमारे देश के लिए पहली चुनौती बन गया है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध के मोर्चे पर भारत के लिए चीन पहली चुनौती है और पाकिस्तान भारत के लिए दूसरी चुनौती है। अब बात कर लेते हैं द आर्ट ऑफ वॉर की। आखिर क्या है द आर्ट ऑफ वॉर? चीन के महान रणनीतिकार सुन त्सु ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। सुन त्सु ने इसमें इलाके का महत्व बताया था। उन्होंने लिखा था कि युद्ध में जमीन के बारे में पुख्ता जानकारी सबसे मददगार होती है, इसलिए जीत पर नियंत्रण के लिए दुश्मन के हालात का अंदाजा लगाना, इलाके की दूरियों और मुश्किलों के बारे में सही आकलन करना बेहद रणनीति के गुण होते हैं। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है, विक्टोरियस वॉरियर विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, व्हाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वॉर फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। इसका हिंदी में अर्थ है कि एक विजय योद्धा युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही अपनी अचूक प्लानिंग से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है, जबकि युद्ध में पराजय होने वाला योद्धा पहले युद्ध भूमि में जाता है और फिर युद्ध की योजना बनाता है। और भारत इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका है। अब जो भारत कदम उठा रहा है, यानी कि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं है, बल्कि भारत युद्ध की भौगोलिक स्थिति को देखने में लगा है और उसके बाद मैदान पर उतरकर युद्ध लड़ेगा। ये थी एलएसी में जो हलचल है उसकी खबर। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।